अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू एट 5 में हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा के बाद JIT की आज रिपोर्ट भी, उसके ऊपर जो दलाइल हुए हैं। आज दरख्वास्त गुजारों के वकला ने दलाइल दिए हैं, वज़ीर आज़म के वकला और उनके अहल खाना के वकला के दलाइल मज़ीद कल भी होंगे। और आज इस रिपोर्ट को चैलेंज किया गया है वज़ीर आज़म के अहल खाना की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर इस रिपोर्ट को तासुब के ऊपर मबनी करार दिया है। इसके साथ साथ इसमें मौजूद नुमाइंदों के जो उनके हवाले से भी सवाल उठाए गए हैं, बिलखुसूस जो खुफिया इदारों के लोग इसमें शामिल थे उनके हवाले से भी सवाल उठाया गया कि उनकी मौजूदगी के बावजूद ये रिपोर्ट जो थी वो उतनी गैर जानिबदाराना नहीं थी, लिहाजा इसे मुस्तरद किया जाए। जहाँ एक तरफ हमने देखा कि वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना के वकला ने आज कुछ दलाइल दिए, कल मज़ीद उस पर दलाइल दिए जाएंगे। जज साहिबान के भी रिमार्क सामने आए जिसमें उन्होंने खुद दरख्वास्त गुजारों के वकला से भी कहा है कि क्या इस JIT की रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद करना लाजिम है। ये सवाल भी उन्होंने किया है वकला से भी। साथ साथ उन्होंने दस्तावेज़ात के हवाले से भी कहा है कि वो तस्दीक शुदा नहीं है, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार के वकला नईम बुखारी भी थे, उन्होंने कहा कि तस्दीक शुदा तो नहीं है लेकिन ये दस्तावेज़ हैं बिल्कुल ठीक। शरीफ ख़ानदान ने आज ये भी अपने एतराज़ात में से नुक्ता उठाया है कि हर मामले पर JIT ने हतमी राय इख्तियार की है और JIT ने मैंडेट से तजावुज़ किया। 13 जो सवाल थे उससे आगे भी JIT अपने काम को करती रही है। ये तो कानूनी सूरत हाल थी, इस पर भी हम जानेंगे। सियासी महाज पे अगर हम देखें तो अभी तक उसी तरह से साजिश के अल्फाज ही हम सुनने में आ रहे हैं कि कल ISPR को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जवाब जो सहाफ़ी ने पूछा उनसे, तो फिर कहा गया कि हमारे इदारे के जो लोग थे उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, किसी के ख़िलाफ़ या किसी के साथ वो नहीं थे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर कुछ बात करेंगे। पहले कोर्ट की सूरत हाल जानते हैं, वहाँ आज क्या माहौल रहा। हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब, क्या आज सूरत हाल रही इस तमाम तर समाअत के दौरान? जी फरहान, सबसे पहले हम अदालत के माहौल के ऊपर बात कर लेते हैं। आज जब समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ सुबह 9:30 बजे, तो उस वक्त जो कमरा अदालत था वो खचाखच वकला और सियासतदानों के साथ भरा हुआ था। सबसे पहले अपने दलाइल दिए नईम बुखारी साहब ने, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने जो JIT है उसकी जो रिपोर्ट है उसके सीधा नुकात जो है वो पढ़कर बताए और निशानदेही जो कि JIT ने अपनी फाइंडिंग में की थी कि शरीफ ख़ानदान ने किस किस तरह करप्शन की, ऑफशोर कंपनीज़ बनाई और निल्सन और नेस्कॉल की जो हकीकी मलकियत है वो मरियम नवाज़ की है। इस हवाले से उन्होंने अपने तमाम तर दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार देने के लिए ये बिल्कुल फ़िट केस है, इसलिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया जाए। उनको जवाब का जो इख्तियार है वो भी हासिल है, वो इसके बाद अपने दलाइल दोबारा भी देंगे। शेख रशीद अहमद ने भी इसके ऊपर इसके बाद दलाइल दिए। उन्होंने भी यही कहा कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को JIT की रिपोर्ट की रोशनी में नाअहल करार दिया जाए। जमात इस्लामी के वकील जो हैं उनका भी मौक़िफ़ बिल्कुल इसी तरह से था। इसके बाद जो है नवाज़ शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए। उनका जो मौक़िफ़ था इस हवाले से वो ये था कि JIT ने अपनी रिपोर्ट में जो मुरतब की है उसमें उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और JIT ने अपने मैंडेट से हटकर जो है वो फाइंडिंग दी हैं जो कि उसका इख्तियार नहीं था। इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और इसहाक़ डार, इन दोनों ने JIT के ऊपर एतराज़ात उठाए हैं। सबसे पहला एतराज़ जो दोनों तरफ से आया है वो ये है कि वॉल्यूम 10, वो वॉल्यूम जिसके बारे में JIT ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि इस जो वॉल्यूम 10 है इसको पब्लिक ना किया जाए क्योंकि इसमें लीगल असिस्टेंस ऐसी है जो हमने बैरून मुमालिक से दी हुई है, तो उसको पब्लिक किया जाना इस वक्त दुरुस्त नहीं है। इसके ऊपर इन दोनों नवाज़ शरीफ और इसहाक़ डार का ये मौक़िफ़ है कि इन दोनों जो ये वॉल्यूम 10 है इसको पब्लिक किया जाए। और साथ ही साथ में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ISI के जो नुमाइंदे थे इसमें JIT में एज अ मेंबर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उनके बारे में नवाज़ शरीफ का ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है तहरीरी एतराज़ में कि जो वो ISI के जो नुमाइंदे थे वो दरअसल जो है उस वक्त नुमाइंदा नहीं थे ISI के और वो सोर्स एम्प्लॉय थे। तो ये पहला एतराज़ है। दूसरा एतराज़ जो है नवाज़ शरीफ की जानिब से अपने एतराज़ात में वो ये किया गया है कि जो इस हवाले से JIT की तफ्तीश के दौरान जितना भी तरीक़ाकार अपनाया गया है वो दुरुस्त नहीं है और JIT के जो सरबराह हैं वाजिद ज़िया, उन्होंने जिस गैर मुल्की लीगल फर्म से मावनत हासिल की वो भी जो है वो उनके करीबी रिश्तेदार थे। तो अब देखते हैं कि इन एतराज़ात को सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है और इस हवाले से फिर आइंदा क्या इस हवाले से
طریقہ کار اپنایا جائے گا. جی ٹھیک. تو جہازیب یہ بھی بتائیں کہ پھر جج صاحبان کے آج کس طرح کے ریمارکس رہے, کیونکہ بعض حلقے اس طرح کے بھی جو ان کے ریمارکس تھے اس کو زیادہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے پوچھا کہ جے آئی ٹی کے جو فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد لازمی نہیں ہے. یہ بھی جج صاحبان کے ریمارکس سامنے آئے ہیں, اور پھر جو دستاویز لگائی گئی ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر وہ تصدیق شدہ نہیں ہیں. جی فرحان, سب سے پہلے تو یہ ایک بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں یا جو آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ صرف کوشچنز کی حد تک ہوتی ہیں یا چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. بعض اوقات سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سوال اٹھاتی ہے اور پھر اس کا جواب تلاش کرتی ہے. جو سب سے اہم ریمارکس آج جو ہے سپریم کورٹ کے جانب سے پیش آئے, سپریم کورٹ نے دیے, وہ یہ تھے کہ کیا جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر اس کا اطلاق جو ہے اس کی ہم بائنڈنگ ہیں, کیا ہم اس کا اطلاق من و عن کر دیں, کیا ہم اس کو تسلیم کر دیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن نہیں ہے, یہ ان کا ایک کوشچن ہے. اس کے اوپر لیگل اوپینین آئے گا. ابھی قانونی حوالے سے اس حوالے سے دلائل آئیں گے کہ کیا سپریم کورٹ اس جے آئی ٹی رپورٹ کو من و عن تسلیم کرنے کی پابند ہے یا نہیں. اور یہ اس کی آبزرویشن جو ہے یہ اس کو ہم ایک فیصلے کی صورت میں نہیں دے سکتے, بلکہ یہ صرف ایک کوشچن کی صورت میں ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جہازیب عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ماہر قانون ضیاء اللہ رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس تمام تر صورتحال میں جس طرح سے آج اسی جے آئی ٹی کے اندر موجود آئی ایس آئی کے جو نمائندے تھے ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا, اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس تمام تر صورتحال میں. ضیاء اللہ رانجھا صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں؟ کیا جے آئی ٹی نے جو 13 سوال اس کو سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے تھے اور اس سے آگے بڑھ کے بھی جو انہوں نے تحقیق کر لی, یہ اس مینڈیٹ سے تجاوز تھا جس کو آج شریف خاندان نے اپنی درخواست میں مرکزی نقطہ بھی بنایا, پھر ساتھ ساتھ جے آئی ٹی کے اوپر متعصب ہونے کا اور بائزڈ ہونے کا جو الزام لگایا؟ جی آج بنیادی طور پہ 2 اعتراضات جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ اٹھائے گئے ہیں. پہلا اعتراض جو ہے یہ موڈ آف انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے کہ جے آئی ٹی نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ شاید قانونی نہیں ہے, اور دوسرا جو مین اعتراض ہے وہ مینڈیٹ کے حوالے سے ہے. تو اس پہ میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک موڈ آف انویسٹیگیشن کا تعلق ہے تو بنیادی طور پہ جے آئی ٹی نے ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کے طور پہ ہی کام کیا ہے, نہ تو اس نے ٹرائل کورٹ کے طور پہ کام کیا ہے, نہ ہی اس پہ کوئی ورڈکٹ دیا ہے. اس نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں, اپنے ریزلٹس جو ہیں بیسڈ آن دی انویسٹیگیشن بنیادی طور پہ جو سپریم کورٹ نے کویسچنز فارمولیٹ کر کے جے آئی ٹی کو دیے, اس کی بنیاد پہ اس نے شواہد اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو بھی ایویڈنس سامنے آئی ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کی ہے. تو مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا جے آئی ٹی پہ ان سماعتوں کے دوران اس کے اوپر اعتراض کی کوئی درخواست نہیں جمع کرائی جا سکتی تھی کہ اب جے آئی ٹی کی فائنڈنگ کے بعد جے آئی ٹی کے اوپر اعتراض اٹھانا اس کی کیا اہمیت ہے یا اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر آپ کسی درخواست کے پہلے اختیار سماعت کے اوپر آواز نہ اٹھائیں تو کیا آپ بعد میں اٹھا سکتے ہیں کیس کی سماعت کے دوران؟ جی بالکل جی, آپ دوران پروسیڈنگز بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پروسیڈنگ جو ہے یا کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پریجوڈسڈ ہے, آپ کے اگینسٹ ہے یا بیسڈ آن بائس ہے, یو کین چیلنج دیٹ پروسیڈنگز. اور اگر آپ دوران پروسیڈنگز نہیں کرتے اور ایون ایٹ دی اینڈ آف دی پروسیڈنگز آپ اس کے ریزلٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہے یا بیسڈ آن ایویڈنس نہیں ہے, یا جو شواہد اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں وہ جو بھی ریلیونٹ لا ہے لائک قانون شہادت اس کی پروویژنس کے مطابق نہیں ہے. اس کو کیا ٹھیک. زاہد مبشر صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج جو ایک اعتراض جو تھا, جو اعتراض اٹھائے گئے ان میں سے جو آئی ایس آئی کے نمائندے تھے ان کے متعلق تھا کہ وہ اس وقت وہ امپلائی نہیں تھے, سورس امپلائی تھے, وہ اس وقت موجود تھے, اور کیا 6 ارکان میں سے ایک شخص جو کہ آئی ایس آئی کے نمائندے تھے وہ اتنے حاوی ہو سکتے تھے کہ پوری رپورٹ پوری جے آئی ٹی متاثر ہو کر رہ گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ سورس امپلائی کی میں ٹرم آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یہ ہی از ویری مچ ان آئی ایس آئی, وہ ایک سرونگ آفیسر ہیں, آئی ایس آئی نے ان کا نام دیا. اس سے پہلے ایک جے آئی ٹی جو ہوئی تھی ڈان لیکس کی, اس میں بھی یہ ممبر تھے, اس وقت کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. تو یہ عجیب و غریب اعتراض اٹھائے گئے. میں سمجھتا ہوں آج ان کے پاس بڑا موقع تھا. اصل میں ان کو سبسٹنس کی بات کرنی چاہیے, پروسیجرز کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا پروسیجر ٹھیک نہیں تھا, انہوں نے ان کو اچھی طرح انٹرٹین نہیں کیا یا بات نہیں کی. اب تو دیکھیں کانکریٹ فائنڈنگ سامنے آ چکی ہیں. اب ان کو اعتراض اٹھانا چاہیے یا ثبوت دینا چاہیے کہ یہ فائنڈنگز غلط ہیں, یہ پیپر انہوں نے دکھایا ہے, یہ بتائیں کہ اصل پیپر یہ ہے ہمارے پاس, یہ جعلی پیپر لگایا ہوا ہے. اگر کوئی ایسی سالڈ بات کریں گے جو ان کی فائنڈنگز ہے, اگر اس کو سالڈ آرگومنٹ کے ساتھ اور سالڈ ثبوت کے ساتھ یہ اس کو غلط ثابت کر دیں گے تو یہ ایکوٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم پروسیجرز میں پڑے رہے
अगर हम JIT के पीछे पड़े रहे, ये ढूंढते रहे कि कौन किसका चाचा है, कौन किसका मामा है, किसने किसी से क्या करवाया, तो आप देखें नवाज शरीफ साहब को तो ये बिल्कुल ही नहीं जेब देता। उन्होंने तो अपने सारे रिश्तेदार जो हैं वो गवर्नमेंट में रखे हुए हैं, वजीर ख़जाना उनके समधी हैं, एक वजीर आला उनके भाई हैं, तो ये कैसे है फिर, ये सारे कैसे लगे हुए हैं, ये कैसे बने हुए हैं इनके रिश्तेदार। तो इस एतराज को क्या आप कहेंगे जाहिद मुबश्शिर साहब, आपने भी जो कहा कि जब डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है उसमें भी इन्हीं दो इदारों के नुमाइंदे मौजूद हैं और यही थे जो आपने बताया, लोग मौजूद थे, यही थे। और जब चूंकि उस वक्त मरियम नवाज साहिबा को क्लीन चिट दे दी गई तो वो फाइंडिंग्स तो बर्दाश्त हो गई, वो फाइंडिंग्स तो कबूल कर ली गई। अब जिसमें खुद के ऊपर तलवार लटक रही है तो वही लोग और वही जो इंसान है वो अब मुतासिब हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्जिम को किस हद तक ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो कोर्ट पे, जब इनके नुमाइंदों पर एतराज़ करते हैं तो असल में तो ये एतराज़ नुमाइंदों पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर है। देखें इन नुमाइंदों में से एक बंदा भी अपनी दरख्वास्त लेकर नहीं गया था कि मुझे इसका मेंबर बना दिया जाए, उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बबांगे दोहल ऐलान किया कि उनको तमाम अफसरों की लिस्ट दी जाए और उन्होंने कहा कि हम इसमें से हीरे चुनेंगे। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से उन्होंने, जो सारी दुनिया कहती थी इंक्लूडिंग मी कि ये 8 हफ्ते में ये काम नहीं हो सकेगा, उन्होंने एक इम्पॉसिबल काम जो है वो मुमकिन करके दिखाया, दिन रात एक किया, मेहनत की, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट प्रोड्यूस की। अभी उन पे एतराज़ करना तो सुप्रीम कोर्ट पे एतराज़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत लोग चुने हैं, इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, इसके जिम्मेदार ये मेंबर्स नहीं है। ठीक ज़िया साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया गया, फिर ये भी कहा गया कि उस JIT में शामिल जो लोग हैं उनमें से एक जो थे वो काफ लीग के दौर में इनके मुकदमात के पीछे पड़े हुए थे, नैप में होते हुए। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे ठीक भी कीजिएगा, सही मेरी तस्दीक कीजिएगा, जो मखदूम अली खान वज़ीर आज़म के वकील थे वो तो खुद मुशर्रफ के दौर में उनके अटॉर्नी जनरल रहे थे 2001 से 2007 तक। तो वो शख्स तो आपका वकील रह सकता है, लेकिन JIT में कोई बंदा ऐसा मौजूद है जो उस वक्त केसेस की समाअत कर रहा था, वो आपका दुश्मन हो गया। देखिए जी, अगर इस तरह का कोई एतराज़ करना था तो उसके लिए मुनासिब और अप्रोप्रिएट स्टेज थी कि जब ऐसे लोगों को JIT का मेंबर बनाया गया है, दैट वाज द राइट टाइम टू रेज सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन कि भाई जो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट प्रेजुडिस्ड हैं। उस वक्त तो इसको खुशी से तस्लीम कर लिया, सारे फ्रीकैन ने तस्लीम कर लिया, लेकिन जब इसकी फाइंडिंग आ गई हैं तो मेरे ख्याल में इस स्टेज पे इस तरह की ऑब्जेक्शंस तो नहीं की जा सकती, लेकिन कोई लीगल ऑब्जेक्शन अगर है, उसकी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी के हवाले से, उनकी एग्जीक्यूशन विटनेसिंग के हवाले से अगर कोई ऐसी बात है तो लीगल ऑब्जेक्शन जो है दैट कैन बी रेज। इस तरह की बातें शायद इस स्टेज पे ज़्यादा टेनेबल नहीं हो। तो जाहिद मुबश्शिर साहब, ऐसा अगर सूरत हाल हो कि कल ISPR को भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर इस बात के हवाले से बात करना पड़ी कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, एक आपके मुल्क की प्राइम एजेंसी हो और उसके ऊपर जो अगर इस तरह, तो फिर कोई भी शख्स खड़ा हो के बोल सकता है कि तफ्तीशी अफसर उसके साथ तासुब रखता है, उससे दुश्मनी रखता है, क्या कहेंगे आप? इससे क्या इमेज क्या जा रहा है दुनिया भर में? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, मुल्जिम को ये लिबर्टी कभी भी नहीं होती। आप देखें कि ये चूंकि हुकूमत में है तो इनको ये लिबर्टी हासिल है। सबसे पहले तो अगर ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के अफसर लाए जाएं जैसे इन्होंने दिए थे, तो वो तो फिर कभी भी साबित नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। इससे क्या दुनिया में ये नहीं जाएगा कि पाकिस्तान की ISI के हवाले से तो वैसे ही लोग हम देखते हैं कि गलत प्रोपेगेंडा भारत भी करता है, दुनिया भर करती है, वो यही कहेंगे कि ये तो अपनी मुल्क के वजीर आज़म के खिलाफ साजिश करती है, उनका अपना वजीर आज़म उस पर उंगली उठा रहा है। देखें, ये उंगली उठा रहे हैं वो वजीर आज़म की हैसियत से नहीं है, वो मुल्जिम की हैसियत से है, वो अब मुल्जिम है। देखें, असल आइडियल बात तो ये होनी चाहिए थे कि ये अपनी सीट छोड़ देते, वरना ये तो दूसरी साइड को एतराज़ उठाना चाहिए कि देखें ये लोग, इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और ये गवर्नमेंट में मौजूद हैं, ये तमाम लोग इनके अंडर कमांड हैं, इनकी प्रमोशन, इनकी पोस्टिंग, हर चीज़ इनके हाथ में है। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। देखें, जिनके वो अंडर कमांड लोग हैं उन्हीं पर ये खुद एतराज़ उठा रहे हैं कि ये लोग ठीक नहीं हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अनरीजनेबल डिमांड है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये चुने हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना चाहिए, ना कि मेंबरों को। अच्छा, मैं आज की समाअत के हवाले से ज़िया साहब आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह आज भी सवाल उठा कि जो दस्तावेज़ JIT ने भी लगाई हैं उस पर भी वो तस्दीक शुदा नहीं है, और ख़ुद मौज़ूद अदालत ने भी ये बात पूछी कि ये तस्दीक शुदा दस्तावेज़ नहीं है, जिस पर नईम बुखारी को ये कहना पड़ा कि तस्दीक शुदा तो नहीं है लेकिन हैं ठीक ये। तो क्या ये मामला जा सकता है शरीफ फैमिली के हक़ में, मियां नवाज शरीफ और उनके अहल खाना के हक़ में, कि जो दस्तावेज़ात लगाई गई हैं वो तस्दीक याफ्ता नहीं है? देखिए जी, दस्तावेज़ात का जो मैटर है उसको ज़ाहिर है जो कानून ने पैरामीटर्स दिए हुए हैं हमारे यहाँ, उसमें एविडेंस है या जिस कंसर्न कंट्री से वो डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर किए गए हैं, देखा जाएगा कि एज़ पर दैट कंट्री और एज़ पर द लॉ ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसर्न
کیا وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پراپرلی اتھینٹیکیٹڈ ہیں، نوٹرائزڈ ہیں، وٹنسڈ ہیں. اگر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ قانون کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو خواہ وہ کسی بھی فریق سے پیش کیا گیا ہو، نواز شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے یا کہ جے آئی ٹی نے خود سے وہ ارینج کیا ہو، تو اس کی کوئی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہوگی. جی ٹھیک، بہت اسی حوالے سے گفتگو آگے بھی بڑھائیں گے. ایک بریک یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے اب اس تمام تر سیاسی صورتحال کے حوالے سے. چودھری نثار جس طرح سے ہمیں روٹھے نظر آ رہے ہیں اور ان کے بیانات سے لے کے اب یہ آ رہا ہے کہ وہ بدھ یا جمعرات کو بڑی اہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. سیاسی صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے؟ دنیا اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہوگی؟ چین جو پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس انتشاری صورتحال کو کیسے دیکھے گا؟ وزیر اعظم اگر اس طرح کے الزامات کا سامنا کرتے ہوئے بھی بیرون ممالک دورے بھی کریں گے تو کس طرح سے وزیر اعظم کی جو عزت افزائی ہوگی، کیا صورتحال ہوگی؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.